हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी और जिसमें अपना चल रहा था प्लांट वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी कि पादपों में जल का अवशोषण अपन पढ़ रहे थे। जल के अवशोषण में हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि पौधे जो जल को अवशोषित करते हैं मोस्टली जड़ों के द्वारा ही कर पाते हैं और कोई भी पार्ट जो है उसको अवशोषित नहीं करता। तो पौधों में जो जल का अब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। और वहां पर हमने ये भी देखा था कि पौधों में जो जल है वो जैसे कोई प्लांट है तो उस प्लांट जो भी ये प्लांट होगा इस प्लांट की जड़ों से पानी जो है अवशोषित होगा, मिट्टी से जड़ें अवशोषित करेगी और फिर वो इस पौधे के सभी जो ऊपर वाले सारे भाग है इन सभी भागों में पहुंचेगा। यहाँ तक जो पहुंचेगा वहां तक 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी पानी का अवशोषण। जल का जो अवशोषण है वो किया जाता है मूल रोमों द्वारा। जो जड़ है, जड़ के जो मूल रोम क्षेत्र है, मूल रोम क्षेत्र में छोटे छोटे सूक्ष्म मूल रोम रूट हेयर पाए जाते हैं। उन रूट हेयर या मूल रोमों के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और उसमें अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि जल का जो अवशोषण है वो 2 विधियों के द्वारा हमने पढ़ा था, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। और जिसमें से मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन था वो निष्क्रिय यानी कि पैसिव विधि के द्वारा हो रहा था। अब बात करें, पहला चीज तो हो गई कि जल का पानी का अवशोषण किससे? मिट्टी से। पौधे के जो जड़ है, जड़ के जो मूल रोम है उन मूल रोमों द्वारा पानी को मिट्टी से अवशोषित कर लिया जाता है। पहली स्टेप, इससे पानी कहाँ पहुंच गया? मिट्टी से पौधे के जो मूल रोम है या जो जड़ें हैं उनमें पहुंच गया। अब मूल रोमों से पानी कहाँ पहुंचेगा? इस रूट के, जड़ के मध्य वाले भाग में जहां पर जाइलम पाया जाता है। एक अगर अपन रूट या जो स्टेम होता है, तना या जड़, उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाओं की एक कोशिकीय लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर जो है फिर पाया जाता है वल्कुट, और वल्कुट की कोशिकाएं जो है उसके बाद में वल्कुट की जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक जो भित्तीय कोशिका, और वो यहाँ पर परत होती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर बिल्कुल यहाँ पर मध्य में क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और ये जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं यही क्या करते हैं? इनको अपन संवहन उत्तक कहते हैं। और संवहन उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम है, इनमें से जो जाइलम उत्तक होता है वो जाइलम ही इस पानी को जो रूट्स के द्वारा अवशोषित यानी मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया गया है मिट्टी से, उसको पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जड़ है, जड़ में मूल रोम है, तो मूल रोम के द्वारा पहले तो क्या किया गया? पानी को सोखा गया। तो पानी कहाँ आया? पानी आ गया मूल रोम में। मिट्टी में था पानी, मिट्टी से किस में आ गया? जो जड़ है अपनी, रूट है, उसके रूट हेयर में आ गया, मूल रोम में आ गया। और यहाँ तक की जो प्रक्रिया हुई उसको कहते हैं जल का अवशोषण, जो कि निष्क्रिय या सक्रिय यानी पैसिव या एक्टिव किसी भी मेथड द्वारा होता है, जिसमें से सर्वाधिक पैसिव मेथड द्वारा होता है। अब मूल रोम तक तो आ गया, अब उसे कहाँ तक जाना है? पौधे के सभी भागों तक जाना है, और सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। तो मूल रोम से जाइलम तक पानी जाएगा। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा मूल रोम से जाइलम तक पानी पहुंचना। और मूल रोम से जाइलम तक जो पानी पहुंचेगा उसको अपन कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाइलम तक जो पानी पहुंचेगा उसे हम कह देते हैं जल का पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो ऑफ वाटर। लेटरल फ्लो ऑफ वाटर या पार्श्वीय प्रवाह में क्या होता है? जो मूल रोम है वहां से, यानी कि मिट्टी से अवशोषित किया मूल रोमों ने, और मूल रोमों में जो पानी है उसको कहाँ पहुंचाना है? जाइलम तक। और जाइलम में भी जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं क्या करती है? जल को ऊपर की ओर पहुंचाती है, पौधे के सभी भागों में ले जाती है। तो उसे जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं तक पहुंचाना जल का क्या कहलाएगा? पार्श्वीय प्रवाह। अंदर तक पहुंच जाएगा। 2 स्टेप हो गए। अब जाइलम फिर क्या करेगा? उसको ऊपर की ओर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर पौधे के सभी भागों में उस पानी को पहुंचाएगा। ये पानी जो है सभी भागों तक पहुंचेगा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और इस प्रकार जो पानी ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चढ़ता है उसको हम कहते हैं असेंट ऑफ शेप, यानी कि जल का
रसारोहण। तो 3 प्रोसेस होती है, जो पानी को अवशोषित किया गया, फिर उसको जाइलम तक पहुंचाया गया और जाइलम से फिर वो विभिन्न भागों में पहुंचेगा और पौधे की प्रत्येक कोशिका तक पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो इस 3 स्टेप में से पहली जो स्टेप थी जल का अवशोषण, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसे वहां से जाकर के देखें। अभी सेकंड जो स्टेप है अपना, वो है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, यानी कि पादपों में जल का मार्ग, जिसको हम एक दूसरे नाम जिसको कहते हैं अपन जल का पार्श्वीय प्रवाह यानी लेटरल फ्लो ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या है ये? मूल रोमों से जल का जाइलम तक पहुंचना क्या कहलाता है? जल का पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो ऑफ वाटर, और इसी को हम कहते हैं जल का मार्ग। ये जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है एपोप्लास्ट पथ यानी एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ यानी सिम्प्लास्ट पाथवे, तीसरा है रसधानीय पथ यानी रसधानीय पाथवे। अब इन 3 इवेक्यूलर पाथवे ये क्या है? ये पथ है, मार्ग है पानी के कि किस तरह से जो है मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया गया जल जाइलम तक पहुंचेगा। उसको आप एक डायग्राम के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने ये कुछ सेल्स ली है और ये सेल्स कौन सी है? ये इस तरह से जैसे कोई रूट है, उस रूट का अनुप्रस्थ काट है, उसमें से हमने, क्योंकि रूट के अनुप्रस्थ काट में यहाँ से जैसे मूल रोम था, यहाँ से पानी एंटर हुआ मूल रोम में, तो मूल रोम से आगे जाएगा तो ये एपिडर्मिस आ जाएगी, वल्कुट आ जाएगी, एंडोडर्मिस आ जाएगी और इस तरह से इस तरफ जाइलम की तरफ जाएगा। तो इसके बीच में जो कोशिकाएं आ रही है मार्ग में, उन्हीं कोशिकाओं को हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि ये बीच में आने वाली कोशिकाएं हैं। मान लो एपिडर्मिस की है, वल्कुट की है, एंडोडर्मिस की है, पेरिसाइकिल की है, और पेरिसाइकिल के बाद वो किस में पहुंच जाएगा? जाइलम में पहुंच जाएगा। तो पानी यहाँ पर कोई मूल रोम है, मूल रोम से जो वाटर है, जल है, वो क्या करेगा? एंटर होगा, और वो किस तरह से जो है आगे वाली कोशिकाओं में होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। इसके 3 प्रकार के पथ होते हैं पौधों में। पहला है एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है? जो जल है वो कोशिका भित्ति से होता हुआ जाता है। पानी जो है मूल रोमों से जब जाइलम तक पहुंचता है तो वो किससे होकर के जाता है? कोशिका की भित्तियों से होते हुए जाता है। कोशिका की भित्ति अपन जानते हैं निर्जीव होती है, तो निर्जीव कोशिका भित्तियों से होता हुआ इस तरह से इस भित्ति में एंटर हुआ, उसके बाद इधर जाएगा, इस भित्ति में इस तरह से होता हुआ ये फिर इस भित्ति से आगे की ओर चला जाएगा, और इस तरह से होता हुआ इस तरह से, यानी कि कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी कोशिका भित्तियों से होते हुए जब जल का प्रवाह होता है, कहाँ से? मूल रोम से जाइलम तक। मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह जब कोशिका भित्ति से होते हुए होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पथ। क्या होता है एपोप्लास्ट पथ में? जल का प्रवाह किस ओर होता है? कोशिका भित्तियों से। जो सेल्स है, कोशिका है, उन कोशिका की भित्तियों से होता है जल का प्रवाह। इसके अलावा बीच बीच में जो यहाँ पर 2 कोशिकाओं के मध्य जहाँ पर कहीं पर भी अंतरावकाश आ जाते हैं, तो उस कोशिकीय अंतरावकाश से होते हुए, यानी कि कोशिका भित्तियों और कोशिकीय अंतरावकाश से होते हुए जब जल का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट पथ। पर यहाँ पर अब एक चीज ये आ जाती है कि एपोप्लास्ट पथ में कोशिका भित्ति से होते हुए जाता है, लेकिन जो एंडोडर्मिस होती है जड़ की, एंडोडर्मिस या जिसको हम कहते हैं अंतःस्त्वचा, अंतःस्त्वचा या एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उनमें लिग्निन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है, और सुबेरिन की जमाव की वजह से वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। सुबेरिन का जमाव हो जाता है इनमें, और सुबेरिन के जमाव की वजह से कैसे हो जाती है? वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है, और अपारगम्य हो जाने की वजह से उसमें से क्या नहीं हो पाता? जल का प्रवाह नहीं हो पाता। और ऐसी कोशिकाएं, अंतःस्त्वचा की ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है, वो कहलाती है केस्पेरियन पट्टिकाएं। इनको कहा जाता है केस्पेरियन पट्टिकाएं। केस्पेरियन पट्टिका क्या होती है? अंतःस्त्वचा की वे कोशिकाएं जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है, वो क्या कहलाएगी? केस्पेरियन पट्टिकाएं। और ये जो केस्पेरियन पट्टिकाएं होती है, ये जल के लिए कैसी होती है? अपारगम्य। तो वहां से जल का प्रवाह नहीं हो पाता। अतः क्या होता है? अंतःस्त्वचा में जो पानी है वो जो है इसमें एपोप्लास्ट पथ में ही अंतःस्त्वचा में जब पानी पहुंचता है तो जल का प्रवाह किससे होता है? झिल्ली के द्वारा होता है। और
झिल्ली के द्वारा जब होता है तो इसको कहा जाता है पारकलापथ, पारकलापथ या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो ये था अपना एपोप्लास्ट पथ। पानी एंटर करेगा सेल में, सेल की वॉल से होते हुए, कोशिका भित्ति से होते हुए व कोशिका भित्ति के मध्य स्थित अंतरावकाशों से होते हुए जाइलम तक पहुंचेगा। इसको तो हम कहते हैं एपोप्लास्ट पथ। लेकिन जो एंडोडर्मिस है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एंडोडर्मिस है, तो एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ सेल वॉल में सुबेरिन का जमा हो गया, यानी कैस्पेरियन पट्टिका बन गई। और कैस्पेरियन पट्टिका वाले स्थान पर ये पानी क्या करेगा, अभी यहाँ पर ये इस कोशिका झिल्ली से होते हुए फिर वापस भित्ति में प्रवेश करेगा, यानी इस भाग से ये कोशिका झिल्ली से प्रवाहित होगा। और इस भाग से जब ये कोशिका झिल्ली से प्रवाहित हो रहा है तो उसको कहा जाता है पारकलापथ या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ये जो है एपोप्लास्ट पथ, इसमें जो जल का ये प्रवाह हो रहा है ये कौन सी विधि के द्वारा होता है, ये विसरण विधि के द्वारा होता है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है मृत है और इसमें क्या है, ये पारगम्य होती है पदार्थों के जल के लिए, तो जल जो है आराम से इसमें से प्रवाहित हो जाता है और वो भी विसरण की विधि के द्वारा। तो इसमें क्या नहीं होता, विसरण विधि के द्वारा होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊर्जा नहीं चाहिए इसमें। तो ये था अपना पहला पाथवे। अब दूसरा जो पाथवे है वो है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, जो जल है वो प्लाज्मोडेस्माटा से एंटर होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से फिर वो कोशिका झिल्ली से होता हुआ अगले प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरी कोशिका में, फिर वो कोशिका झिल्ली से होता हुआ, यानी कि कोशिका द्रव्य में से होते हुए जो जल है वो कोशिका झिल्ली व प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के किस में पहुंचता है, जाइलम में पहुंचता है। यानी कि मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया गया पानी भित्ति में नहीं जाता बल्कि प्लाज्मोडेस्माटा से प्रवेश करता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कोशिका झिल्ली से होता हुआ फिर प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जब जल का प्रवाह होता है तो उसे कहते हैं हम सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें क्या होता है, एक तो प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए पानी कहाँ जाता है, जाइलम तक जाता है। और इस प्रकार का जो पथ है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपना सिम्प्लास्ट पाथवे, संलवक पथ या सिम्प्लास्ट पाथवे। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो झिल्ली होती है ये कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, पूरी तरह से पारगम्य नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जल को, क्योंकि जल कैसा है, शुद्ध जल थोड़ी है, उसमें कई जल एक विलयन होता है, जलीय विलयन, तो इसमें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें क्या होता है, ये जो क्रिया होती है ये परासरण विधि के द्वारा संपन्न होती है और इसी वजह से इसमें क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिम्प्लास्ट पाथवे जब जल का प्रवाह मूल रोमों से जाइलम की ओर कोशिका द्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए होता है तो इसे क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। और इसमें क्या होता है, जो परासरण, ये जो जल के प्रवाह की प्रक्रिया है वो परासरण विधि द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा एक प्रतिरोध लगाया जाता है और इसी कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अपना लास्ट है रसधानीय पथ या वैक्यूलर पथ। रसधानीय पथ या वैक्यूलर पथ में क्या होता है, जो जल का प्रवाह है वो कोशिका द्रव्य से रिक्तिका में होते हुए होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से जल प्रवेश नहीं करता, प्लाज्मोडेस्माटा का कोई रोल नहीं होता, जबकि पानी जो है वो किस में जाता है, कोशिका द्रव्य से किस में जाता है, रिक्तिका में, फिर एक रिक्तिका से वापस कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से फिर रिक्तिका में। यानी जल का प्रवाह जो है वो किस में हो रहा है, एक तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका द्रव्य और रिक्तिका के मध्य होता है, कोशिका द्रव्य व रिक्तिका, जिसको टोनोप्लास्ट या वैक्यूल भी कहा जाता है, रसधानी भी कहा जाता है। रिक्तिका या रसधानी या टोनोप्लास्ट ये जो मध्य में पाई जा रही है, अपन जानते हैं पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, तो ये जो रिक्तिका है इससे होते हुए वह कोशिका द्रव्य से होते हुए जब जल का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं रसधानीय पथ, क्योंकि रसधानी या रिक्तिका से होते हुए जल का प्रवाह होता है इसमें, और पानी कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम तक। और इस प्रकार का जो पथ है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी
परासरण विधि के द्वारा ही होता है, यानी कि ये भी किसके द्वारा संपन्न होता है, परासरण विधि के द्वारा। साथ ही इसमें भी एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा चाहिए किसमें, रसधानीय पथ में। रसधानीय पथ जो होगा ये जो इसके अंदर से होते हुए जाएगा, इसमें भी क्या चाहिए, एटीपी के रूप में ऊर्जा चाहिए होती है। तो इस तरह से जो जल है वो कहाँ पहुंच जाता है, तीनों में से किसी भी पथ के द्वारा पानी का जो प्रवाह है वो कहाँ हो जाता है, जाइलम तक। यानी कि मूल रोमों ने जो जलावशोषण की क्रिया द्वारा जल का अवशोषण किया था, वो जल विभिन्न कोशिकाओं से इन तीनों में से किसी भी पथ के द्वारा होते हुए जाइलम तक पहुंच जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जल का पार्श्वीय प्रवाह। उसके बाद में अब जाइलम तक पहुंच गया तो यहाँ से वो जाएगा अब किधर, जाइलम जो है पौधे के मध्य भाग में यहाँ आ गया, तो अब पौधे के ऊपरी भागों में ऊपरी दिशीय एक दिशीय प्रवाह होगा इसका, जिसको हम कहेंगे रसारोहण या असेंट ऑफ सेप। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।